Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study A-level accounting code 9706/32 Feb March 2018 paper 3. Question number 1 to 3 already recorded. You can visit Prachin's Academy YouTube channel playlist where you will find a folder over there and you can see these lectures. Moreover, you will find a lot of the folders over there relating to A-level accounting ranging from 2021 to 2019. Under one roof, this is very good material for practice. और आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब हैं, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी गुड रिसोर्स। आपको सोल्ड फॉर्म के अंदर इतना बड़ा जो रिसोर्स है मे भी कहीं हो, लेकिन आपको कम क्लासेस के ऊपर मिलेगा। तो प्राचीन एकेडमी के ऊपर ये सब अवेलेबल है और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने लेक्चर का स्टार्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। डीजी लिमिटेड हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर सेवरल ईयर्स। द एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर अबाउट टू कमेंस वर्क ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। कि इनका ट्रेडिंग कर रहे हैं डीजी लिमिटेड है। नॉर्मली जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें बाइंडिंग होती है कि वो ऑडिटर से एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराए। तो इनका एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो शुरू होने वाला है। द फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स बिफोर द ऑडिट वर्क इज स्टार्टेड। ऑडिट वर्क अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ये हुआ है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं $1 ईच के हिसाब से, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। द डायरेक्टर्स आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2017 वाज $120,000। ये वैल्यूएशन थी एंडिंग इन्वेंट्री की। एज द परचेज कॉस्ट हैड डिक्रीज, परचेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। द कंपनी हैड चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। कि कॉस्ट क्योंकि डिक्रीज हो रही थी इनकी, तो इन्होंने क्या करा कि फीफो मेथड से वेटेड एवरेज कॉस्ट में इन्होंने एवरेज आउट कर लिया अपनी कॉस्ट को, कि ज़्यादा कीमत के ऊपर जो चीज़ें खरीदी हुई थी और जो कम कीमत के ऊपर थी उसकी एवरेज प्राइस आ गई। द इन्वेंट्री वैल्यू वुड हैव बीन $104,000 इफ फीफो हैड बीन यूज्ड। अगर फीफो यूज़ होता तो $104,000 की इन्वेंट्री आती। अब देखिए इन्वेंट्री बढ़ गई है। हुआ क्या है, अगर फीफो ये अप्लाई कर रहे होते तो ये होता है कि जो ज़्यादा कॉस्ट की चीज़ें थी वो पहले इशू हो जाती, क्योंकि कॉस्ट आपकी गिर रही है। तो इसका मतलब है लेटेस्ट परचेजेस जो है वो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आती, और अगर वो एंडिंग इन्वेंट्री में आती तो उसकी वैल्यूएशन कम होती, जो आपको नज़र आ रहा है। तो इन्होंने एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पर जो इनकरेक्ट है। IAS 2 जो है वो ऑल्दो ये परमिटेबल है, लेकिन IAS 2 जो है वो स्पेसिफिकली कहता है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कोई रीज़न होनी चाहिए। सिर्फ इन्वेंट्री प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए आप इन्वेंट्री के मेथड को चेंज नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट करी है और ट्रीटमेंट सही होनी चाहिए। तो एंडिंग इन्वेंट्री का मकसद ये है कि एंडिंग इन्वेंट्री इन्होंने ज़्यादा लिख दी। जब इन्होंने एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज़्यादा करी है तो प्रॉफिट इनका कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो गई तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो कितने से बड़ा होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअली $16,000 जो है उससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। हैव यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री अगर कम होगी, देखिए ये परचेजेज है 50,000, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 की माइनस कर दिया, फर्स्ट कर लेते हैं। ये 40,000 कॉस्ट आ गई आपकी। अब अगर ये 50,000 की इन्वेंट्री थी और आपने 15,000 लिख दी एंडिंग इन्वेंट्री गलती से, अब कॉस्ट कितनी आई? 35,000। कॉस्ट आपकी कम हो गई। कॉस्ट कम होने का मकसद है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। इन्होंने प्रॉफिट जो है वो बढ़ा लिया है 16,000 से। ये इसमें एक कंसेप्ट था IAS 2, आपके इल्म में हो तो ये समझ आ जाएगा आपके। उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वाज अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग डिविडेंड्स। ये डिविडेंड उन्होंने माइनस कर दिया। अगेन देखिए इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर। प्रपोज डिविडेंड ये है जो अभी प्रपोज करा है। ये दोनों डिविडेंड माइनस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये रिटेन अर्निंग में से माइनस होते हैं, प्रॉफिट में से माइनस नहीं होते। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ये बता रहा है, जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर से माइनस करा है। हालांकि ये माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड कंपनी में रिटेन अर्निंग में जाता है, फिर रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं, जो ऊपर रिटेन अर्निंग दी गई है। तो ये भी इनकरेक्ट ट्रीटमेंट इन्होंने करी है। A bonus issue of 1 ordinary shares for every 10 ordinary shares held was made during the year. No entries had been made in the books of accounts for this issue. The directors wish to keep the reserve in the most flexible form. Most flexible form के अंदर आपको पता है
कि जब भी बोनस इशू होता है तो बोनस इशू के लिए ये करते हैं कि सबसे पहले शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ से कुछ अगर कमी होती है तो रिटेन अर्निंग से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, बोनस इशू इसने ये करा है, हम कर लेते हैं इसको। कहता है हर फॉर वन ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 ऑर्डिनरी शेयर्स, $1 का ईच था, तो इसका मकसद है कि ये इसको डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दें, डिवाइड 10 से कर दें, तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे जो बोनस इशू में दे रहे हैं। तो 500,000 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो 50,000 आपके पास 50,000 शेयर्स आपने इशू करें। और 50,000 शेयर्स नॉर्मली बोनस इशू है तो ऑर्डिनरी जो उसकी प्राइस होती है उसी पे इशू होता है, तो $1 का एक है, इसका मतलब है 50,000 का आपने बोनस इशू करा। 50,000 शेयर प्रीमियम में ऑलरेडी 80,000 पड़ा हुआ था, तो एंट्री पास करेंगे, शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, क्योंकि मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म के अंदर शेयर्स हैं, रिजर्व ये रखते हैं, तो शेयर प्रीमियम डेबिट और बोनस इशू जो है उसको क्रिएट कर देंगे। तो ये आपके पास इसकी एंट्री पास हो गई, जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है हम कर लेंगे रिकॉर्ड। दिस वाज द ओनली चेंज टू शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, यही चेंज था सिर्फ शेयर कैपिटल के अंदर। ऑन 1 जुलाई 2017 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ 3-year टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट किराए का एग्रीमेंट है फॉर ए न्यू ऑफिस के लिए। द मंथली रेंट वाज $21,000। A total of $105,000 was paid during the year ended 31st December 2017, and this amount had been charged in the income statement, और इसको income statement में चार्ज कर लिया। 1 जुलाई 2017 का मकसद है जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स बनते हैं, हर मंथ का 21,000 था, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 126,000 बनते हैं, और इसने सिर्फ 105,000 रिकॉर्ड किया है। तो 105,000 का मकसद है कि 6 मंथ्स का जो किराया था 21,000 जो दिसंबर का था, शायद ये जनवरी में पे जैन के अंदर पे करेंगे जाके, वो रिकॉर्ड नहीं करा। तो एक्चुअली ये भी आपका प्रॉफिट जो है इस 21,000 से बढ़ा हुआ है, ये हम कम कर देंगे। आगे देखते हैं कितना डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द लिमिटेड कंपनी, कि इनका रोल क्या है। देखिए शेयर होल्डर्स तो ऑनर होते हैं, वो फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरेस्टेड हो जाती है डायरेक्टर्स के ऊपर। डायरेक्टर डे टू डे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट इन्हीं के पास होती है, और नॉर्मली इनको जो इनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी बिज़नेस अर्न करता है, वो फिर AGM एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जहाँ पर फिर ये पूरा अपनी प्रोग्रेस जो है प्रेजेंट होती है वहाँ पे जाके कि व्हाट दे हैव डन, और डिसीजन मेकिंग भी फिर AGM के अंदर होती है। आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल देना, डिविडेंड भी उसमें शामिल है। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं ये इसके, और डायरेक्टर्स जो हैं वो एजेंट हैं, ये मास्टर होते हैं, ये स्टीवर्ड होते हैं। ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं शेयर होल्डर्स, ऑनर होते हैं, और ये मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होती है। इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डायरेक्टर्स एंड अकाउंटेबल टू, ये अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। डू नॉट इंटरेस्ट विद द डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, डेली ऑपरेशंस के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड कुड एंड कंडक्ट डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स जो है वो डेली ऑपरेशंस कंपनी का चला रहे होते हैं। मेकिंग डिसीजन इन जनरल मीटिंग रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड मेकिंग डेली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। ये इनके दरमियान डिफरेंस होते हैं, आपने देखा। प्रिंसिपल, एजेंट, मास्टर, स्टीवर्ड। State one reason why a sole trader doesn't require an audit of their financial statements, के sole trader जो है उसको क्यों नहीं ज़रूरत होती। देखिए तो वो खुद ही, उसे सब पता होता है, प्रॉफिट और लॉस वो अकेले ऑपरेशनल पूरी मैनेजमेंट वो खुद चला रहा होता है, तो इसलिए उसको, और लॉ जो है आपके प्रिवेलिंग लॉज भी उससे नहीं कहते, क्योंकि ही इज़ द ओनर, वट एवर ही वांट्स टू डू ही कुड डू। वो फिर उसके लिए रिक्वायर्ड लॉ की तरफ से भी नहीं है। सोल प्रोप्राइटर इज़ द वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड मैनेजेस द बिजनेस, तो कैपिटल भी वही लेकर आ रहा है, बिजनेस को मैनेज भी वही करता है, लॉ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बनाता। कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। एडजस्टेड प्रॉफिट या ओरिजिनल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 78,000, देख रहे हैं आप। इन्वेंट्री मैंने बताया था कि 16,000 से इन्वेंट्री इन्होंने जो है वो ओवर वैल्यूड की हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको कम करेंगे। कैश डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड ये माइनस करके आए थे, इनको प्लस कर देंगे लाके, क्योंकि ये दोनों माइनस नहीं होते, रिटर्न अर्निंग में से माइनस होंगे। और रेंट जो 21,000 का इन्होंने कम चार्ज किया था वो माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस करके जो मैं समझा के आ रहा हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट इनका $198,500 आपका आ गया।
तो ये वाला पार्ट हो गया। कहता है कि कैलकुलेट एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आइटम नंबर 1 एंड 2। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन भी करा है कि रिस्पॉन्स कोड स्टॉक वैल्यूएशन ये है कि बहुत फीफो एंड एवरेज कॉस्ट आर परमिटेड बाय IAS 2, दोनों की परमिशन है IAS 2 में, आप कर सकते हैं। एडॉप्शन ऑफ आइदर मेथड इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इनमें से किसी एक को अडॉप्ट करना अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड, तो उसे कंसिस्टेंटली अप्लाइड करना चाहिए। मैनिपुलेशन के लिए जैसे यहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, इसको करने के लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फॉर द सोल पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग करंट ईयर प्रॉफिट। कोई बात कि करंट ईयर के प्रॉफिट को आप बढ़ाने के लिए मेथड चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो ऑडिटर्स आ रहे हैं वो वैसे भी इसको एडजस्ट कर देंगे, तो आप पहले ही कर लें अपने पास। डिविडेंड ये है कि डिविडेंड पेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एक्सपेंस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है कि अपने इनकम स्टेटमेंट में से इसको माइनस किया है। ये प्रॉफिट आएगा तो हम शेयर होल्डर्स को देंगे। डिविडेंड पेड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रिटेन अर्निंग में से माइनस होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। प्रपोज डिविडेंड इज नॉट रिगार्डेड एज लाइबिलिटी, ये प्रपोज है, आगे जब अप्रूवल होगी तो फिर ये लाइबिलिटी बनेगी, अभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद वो आपसे कहता है ये आपने कर लिया, कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो जनाब ये आपका ऑर्डिनरी शेयर्स आपका दिया हुआ था और शेयर प्रीमियम दिया हुआ है और रिटेन अर्निंग, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। प्रॉफिट तो हम एडजस्टेड करके लाएँ, इन तीनों को आप एज इट इज़ उठा लें। बैलेंस एट 1 जनवरी 2016 500,000, 80,000 एंड 94,000, दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये आपने एज इट इज़ कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर जो अभी ऊपर निकाल कर आ रहे हैं 198,500, उसको रिटेन अर्निंग के अंदर प्लस कर देंगे, ताकि देख रहे हैं आप। डिविडेंड पेड आपने कितना डिविडेंड पेड किया है, डिविडेंड आपने $75,000 का डिविडेंड पे किया है। जो पे किया है सिर्फ वो लीजिएगा, प्रपोज नहीं कीजिएगा। जो पे किया है वो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। और बोनस इशू अभी मैं निकाल कर बता के आ रहा हूँ कि बोनस इशू आपने क्या करा कि शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएंगे और शेयर प्रीमियम में से माइनस हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस करके आप ये बैलेंसेस निकाल लें। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके पास बन गया, बड़ा आसान था। टोटल का कॉलम लिख लीजिएगा। द डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ बैंक लोन फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक लोन ले रहे हैं। द बैंक हैज़ रिक्वेस्टेड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स के 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी ऑडिटेड उसको मांगे हैं कि ऑडिटर्स के साइन होंगे उसके ऊपर, वो ऑडिटेड होगा। Advise the director whether or not the audited financial statement provide all the information required in order for the bank to make its decision. Justify your answer कि क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो बैंक को मांगते हैं, या कुछ और भी होगी जो इनको देना पड़ेगी ताकि बैंक अपना फैसला कर सके इनको लोन देना है या नहीं देना है। तो रिस्पॉन्स ये है कि रिस्पॉन्स कोड इंक्लूड ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाता है। इसलिए होता है कि बैंक ये देखना चाहता है कि भाई, जैसे अभी आपने देखा कि इन्होंने मिस्टेक की हुई थी काफ़ी, तो एक इंडिपेंडेंट जब आएगा ऑडिटर वो रिव्यू करेगा, तो उस रिव्यू के बाद जो चीज़ निकलेगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आके चीज़ों को देख के करी है तो उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी टू सो मोर डिपेंडेबल हो गया, मोर क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। द बैंक में आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो प्रोजेक्शंस मांग सकती है आपसे कि भाई ये तो आपने वो दे दिया ना जो हिस्टोरिकल 3 साल के थे, अब जो फ्यूचर के अंदर आप कहाँ देख रहे हैं। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर बताएं, प्रोजेक्टेड बजट्स बनाकर बता दें कि अगले 3 साल में आप कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या आपके जैसे कहें कि क्या आपके प्लान हैं और कहाँ किन डायरेक्शंस के अंदर जो है आप जा रहे हैं, आप बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं, और ताकि पता चले कि बिज़नेस आज से 2-3 साल के बाद, क्योंकि बैंक अगर पैसा देगा तो वो भी फ्यूचर में रिसीव होगा ना बैंक को, तो बैंक फिर आपको देखेगा कि यार आपकी डायरेक्शंस क्या है, वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो फॉर दैट पर्पस बैंक में रिक्वायर कि वो बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटेड आपका बजट मांग सकता है, रिक्वेस्ट है बिजनेस प्लान मांग लेगा वो आपसे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्लान मांग सकता है। बैंक में रिक्वायर कोलेट्रल, कोलेट्रल का मकसद है कि जो लोन देगा उसके अगेंस्ट में बिजनेस क्या चीज़ें कोलेट्रल के तौर पर रखता है बैंक के पास। तो ये आपने देखा कि चीज़ें थी जो इस सवाल के अंदर थी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने, और आईएएस देखा कि आईएएस की एडॉप्टेबिलिटी कैसे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।
टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।